बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। 6 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन असली महाभारत तो टिकट बंटवारे और दावों के बीच छिड़ी है। सवाल बड़ा है, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अभिषेक सिन्हा बंटी को मैदान में उतारा है और अपनी पारंपरिक सीट पर फतह जारी रखने का दावा ठोक दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दे दी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी तो साफ कह रहे हैं कि बांकीपुर में कमल की ऐतिहासिक जीत तय है। बीजेपी का भरोसा नितिन नवीन के काम पर है, जिसके दम पर पिछले 30 सालों से यह क्षेत्र भगवा पार्टी का अवैध गढ़ बन चुका है, किला बन चुका है। लेकिन ट्विस्ट कहानी में यहां नहीं है, बल्कि महागठबंधन के खेमे में है। बांकीपुर सीट पर महागठबंधन के अंदर ऐसा सियासी घमासान मचा हुआ है कि मर्यादा की दीवारें दरकती दिख रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर दांव खेला है, लेकिन बिना गठबंधन की पार्टियों की राय शुमारी के, जिसके चलते उनकी सहयोगी कांग्रेस पूरी तरह आग बबूला हो चुकी है। कांग्रेस के असित तिवारी ने आरजेडी पर तीखा प्रहार करते हुए सीधे सीधे गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पूछ रही है, जो पार्टी बांकीपुर से एक बार भी नहीं जीती, उसकी हकीकत सबको पता है। कांग्रेस यहां से 3 बार जीती है। असितनाथ तिवारी का यह भी कहना है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, तो क्या त्याग की उम्मीद और परिवार की मर्यादा का जिम्मा सिर्फ कांग्रेस पर है? उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का अपना तर्क है, अपना गणित है। उनका कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता को करीब 50,000 वोट मिले थे, इसीलिए सहयोगियों की भी अपनी अपनी ताकत को अंदाजा होना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी का यह भी कहना है कि भ्रम की स्थिति है, जिसे बड़े नेता बैठकर सुलझा लेंगे। वहीं खुद प्रत्याशी रेखा गुप्ता का दावा है कि इस बार महिला शक्ति उनके साथ है, उनकी जीत पक्की है। लेकिन इस महाभारत पर हो रही सियासत के बीच कुछ अहम सवाल भी हैं। सवाल है, क्या बांकीपुर में महागठबंधन की यह खटपट बीजेपी की राह को और आसान नहीं बना देगी? यह पहला सवाल है। सवाल एक बार फिर सुनिए, क्या बांकीपुर में महागठबंधन की यह खटपट बीजेपी की राह को और आसान नहीं बना देगी? सवाल नंबर 2, क्या आरजेडी ने वाकई गठबंधन धर्म को ताक पर रखकर अपनी मनमानी की है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस सिर्फ त्याग और मर्यादा की दुहाई देती रहेगी या बांकीपुर में प्रत्याशी भी मैदान में उतारेगी? सवाल नंबर 4, पिछले 30 साल से बीजेपी के इस अवैध गढ़ को क्या अभिषेक सिन्हा बचा पाएंगे या रेखा गुप्ता कोई नया इतिहास रचेंगी या प्रशांत किशोर का जादू चलेगा? सवाल नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा महागठबंधन? प्रदेश की नंबर 1 बहस में आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। बांकीपुर का धुरंधर कौन? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाती है। बिहार में एकमात्र विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की वीआईपी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी ने संगठन के पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक सिन्हा बंटी को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। अभिषेक पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी करीब 27 साल से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामना दी है और कहा है कि जनता का आशीर्वाद अभिषेक जी को जरूर मिलेगा और वे पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बीजेपी अपनी जीत के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के 2 सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस इस उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही हमलावर है। बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रही है। इधर आरजेडी का दावा है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठक कर मामला सुलझा लेंगे। किसको हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां।
यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे, तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं, सबको हकीकत पता है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पर इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने उतर रहे हैं। ऐसे में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से अनामिका सिंह पटेल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं और जनसुराज से कुमार सौरभ जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण मेहता जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असितनाथ तिवारी जी आपसे, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया आरजेडी की तरफ से? देखिए, आप सब जानते हैं और किसी से बात छुपी नहीं है कि भाई एक गठबंधन है इंडिया, और बिहार में उस गठबंधन में जो एक बड़ा दल है हमारे साथ, वो है राष्ट्रीय जनता दल। और गठबंधन में जब किसी भी सीट को लेकर कोई बातचीत होती है, कहीं भी उम्मीदवारी को लेकर कोई बातचीत होती है, तो गठबंधन के सभी दल के नेताओं के साथ होती है। क्या आप लोगों को ऐसी कोई सूचना है कि बांकीपुर को लेकर इंडिया गठबंधन की कभी कोई बैठक हुई, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता कभी बैठे, ऐसी कोई खबर हो तो आप बताइए। मुझे तो इसकी सूचना नहीं है। और ये दुख का विषय है हम लोगों के लिए कि हमारे गठबंधन का एक वरिष्ठ सहयोगी गठबंधन धर्म के पालन में यहां चूक गया है। और इसीलिए हमारा जो पक्ष है, हमने बहुत साफ कहा कि चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन है और राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों की अपेक्षाएं भी हमसे होंगी, त्याग और बलिदान की प्रत्याशा भी हम ही से होगी। लेकिन गठबंधन धर्म का पालन, गठबंधन की गरिमा, इन दोनों की जिम्मेदारी भी तो हमारी भी ही है ना। हमें उसकी गरिमा की रक्षा तो करनी होगी ना। तो आप त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हैं? हमने क्या कहा, हम सिर्फ त्याग और बलिदान तक ही सीमित नहीं है, गठबंधन की गरिमा की जिम्मेदारी भी हमारी है। और गठबंधन का कोई साथी ही गठबंधन की गरिमा को सरे बाजार उछालेगा तो उसे रोकना हमारा काम भी है, वो हमारा दायित्व है। हम अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटेंगे, त्याग से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो सवाल यह है कि फिर क्या बांकीपुर सीट कांग्रेस ने छोड़ दी या प्रत्याशी का ऐलान होगा कांग्रेस की ओर से? देखिए, बांकीपुर सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है, इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। बहुत साफ कह रहा हूं, अभी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया, इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं दिया। और आरजेडी की तरफ से आज दोपहर बाद इस मसले पर गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा शुरू हुई है। आपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, तब आप चर्चा शुरू कर रहे हैं। चर्चा किसके साथ शुरू हुई? तेजस्वी यादव जी बाहर है, चर्चा किसके साथ हुई है? नहीं, उम्मीदवार की घोषणा के समय भी तेजस्वी यादव जी नहीं थे। जिन लोगों ने घोषणा की वही चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बातचीत हो रही है और सिर्फ तेजस्वी जी ही सारे निर्णय नहीं लेते हैं, बाकी लोग भी निर्णय लेते हैं उस पार्टी में। लेकिन यह प्रक्रिया पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, उम्मीदवार के नाम के ऐलान के पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। ये अब जो शुरू हुई है प्रक्रिया, ये अच्छी बात नहीं है। अब सवाल बड़ा सीधा सा है सिद्ध जी, ये पहली बार कांग्रेस के साथ नहीं हुआ है। हमने अभी 6 महीने पहले कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखी, इस बार फ्रेंडली फाइट होगी? आप अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, गठबंधन है अभी या खत्म मान ले? दर्शकों को बड़ा स्पष्ट जवाब चाहिए होता है, उनको अपनी दृष्टि साफ रखनी है। वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, वो क्या मन बनाए? संतोष जी, मैं कोई भी जवाब अस्पष्ट देता ही नहीं हूं, बहुत स्पष्ट जवाब देता हूं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि फ्रेंडली फाइट के नतीजे भी हमने आपने देखे, आपके दर्शकों ने देखे।
फ्रेंडली फाइट में जो लोग उतरे उनका क्या हश्र हुआ हम सबको पता है। तो क्या वही गलती हम बार बार दोहराए? क्या ये ठीक रहेगा कि इस तरह की गलती हम बार बार दोहराते रहें? यही बात हम अपने सहयोगी को समझाना चाह रहे हैं कि बार बार एक ही तरह की गलती करके भाजपा को फायदा पहुंचाना ठीक नहीं है, इसलिए बार बार ये गलती नहीं की जाए। अब दूसरी बात कि क्या हम उम्मीदवार देंगे, इस पर अंतिम निर्णय मुझे लगता है कि आज देर रात या कल दोपहर पहले तक हमारी पार्टी की तरफ से हो जाएगा। आरजेडी की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि जो चूक हुई अब हो गई, गठबंधन को एकजुट रखा जाए। हम लोग भी ये देख रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, गठबंधन की गरिमा की रक्षा कैसे की जाए, तो कल दोपहर के पहले तक चीजें साफ हो जाएंगे। ठीक, चितरंजन जी, जो कोशिश अब आपकी ओर से की जा रही है गठबंधन को लेकर, गठबंधन धर्म को लेकर, ऐसा तो है नहीं कि गठबंधन धर्म की जानकारी आरजेडी को नहीं है, लेकिन पहले प्रत्याशी उतार देना, फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मनाना, अब जो बातचीत आप सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ये एक दिन पहले शुरू हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती। स्थितियां पहले थी वही स्थितियां आज भी है। 2025 में जब रेखा गुप्ता चुनाव लड़ी थी आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में, तो उस समय महागठबंधन के जो भी घटक दल थे सब लोगों की सहमति से रेखा गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़ी थी और वोट भी अच्छा आया था। 30% वोट उनको आया था, लगभग 50,000 वोट आया था। तो इसलिए वह तो एक अंडरस्टैंडिंग बना हुआ था कि चूंकि क्षेत्र वही है, परिस्थितियां भी वही है और चूंकि इस उम्मीदवार के नाम पर सहमति रही है महागठबंधन के सभी दलों की, इसलिए ऐसा कुछ कोई हम नहीं समझते कि ऐसा कुछ सोचकर ऐसा किया गया। लेकिन यदि कोई कहीं कुछ गलतफहमियां अगर है गठबंधन के अंदर, तो उसको हम लोग आपसी बातचीत से उसको सॉल्व कर लेंगे और हमको नहीं लगता है कि किसी ढंग से कोई कंफ्यूजन और गलतफहमी। चितरंजन जी, अभी आपने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया था पार्टी का, यानी 30 साल से आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर आप राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति कब से कर रहे हैं वो तो एक अलग विषय हो गया। 5-6 दशक से राजनीति कर रहे हैं आरजेडी के तमाम बड़े नेता। इतनी बेसिक जानकारी तो मुझे लग रहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी नहीं कि हमने गौर नहीं किया। अमूमन जब गठबंधन को नेतृत्व करना होता है, गठबंधन का नेतृत्व करती है कोई पार्टी, तो अपने सभी सहयोगियों से बातचीत करती है। ये चूक तो नहीं है, ये अहम की लड़ाई है क्या कि हम क्यों पूछे कांग्रेस से? नहीं संतोष जी, 2025 का विधानसभा चुनाव जो हुआ उसी की अगली कड़ी के रूप में नया उपचुनाव हो रहा है। कोई ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है। 2025 में जो हमारे उम्मीदवार थे वही उम्मीदवार इस बार भी हैं, तो उन स्थितियों में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए जो है तो वह तो अंडरस्टूड माना जाता है और उसी अंडरस्टैंडिंग के कारण जो है तो राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और मैंने पहले भी कहा, अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं कुछ गलतफहमियां हैं तो उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वह कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गलतफहमियां विधानसभा चुनाव में भी हमने देखी, विधानसभा के बाद अब उपचुनाव में भी देख रहे हैं। ये गलतफहमियां आखिरकार इस महागठबंधन से दूर क्यों नहीं हो रही? नहीं, वह गलतफहमियां महागठबंधन में नहीं है जितना एनडीए में गलतफहमियां हैं और एक दूसरे के खिलाफ। वो तो आपको इस चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा कि जिस ढंग से भाजपा ने उम्मीदवार दिया है, भले ही अभी ऊपरी तौर पर आपको लग रहा है, लेकिन जितना उसमें आंतरिक मतभेद है, आप देखिएगा इस चुनाव का परिणाम जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि जो जदयू के समर्थक हैं या एनडीए में और जो घटक हैं उन लोगों में जो नाराजगी है वह आपको परिणाम में दिखाई पड़ेगा इस बार। इसलिए महागठबंधन के बारे में थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन एनडीए में जितना घमासान है। अब देखिए, अब भाजपा के लोग अब कहते हैं कि सम्राट चौधरी की जो सरकार बनी है इसको मानते हैं, नीतीश जी जो 21 साल मुख्यमंत्री रहे उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जहां मामला फंसता है फिर वहां पर वह दुहाई देने लगते हैं। लेकिन उपलब्धि का जहां तक सवाल होता है, 2 महीना की सरकार है क्या है? एक मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, बीजेपी के तौर पर तो 2 महीने की सरकार है ना। अगर वो इस तौर पर अगर बतौर मुख्यमंत्री, बतौर मुखिया 2 महीने की जिम्मेदारी हुई है उनकी, तो वो उसको अगर
कह रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या? खैर, अनामिका जी की तरफ जा रहा हूं मैं। अनामिका जी, बताया जा रहा है कि सिर्फ महागठबंधन में ये टूट नहीं है, या जो खामियां नजर आ रही हैं वो सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, एनडीए में भी है। हालांकि प्रत्याशी तय करने में आपकी तरफ से इस तरह की किचकिच नजर नहीं आई है। अभिषेक कुमार को एनडीए ने सर्वसम्मति से उनका नाम आगे किया है, या फिर अभी भी कोई संशय है बाकी के जो सहयोगी हैं उनमें? संतोष जी, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और मैं भी सुन रही थी कितनी हताशा, कितनी निराशा, कितना अनर्गल, सत्य तथ्य से परे, विचारहीन, दृष्टिकोणहीन बात ये सारे लोग कर रहे थे। अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि आरजेडी में ये है, कांग्रेस में ये है, भाजपा में। अरे भैया, भाजपा में एनडीए गठबंधन में तय कर लिया जाता है कौन व्यक्ति है और उसी को आगे करके सारा चुनाव लड़ा जाता है। उसके परिणाम आप देख लेंगे। एक विषय। दूसरा विषय, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं संतोष जी कि वो गठबंधन का धर्म निभाएंगे? किनसे उम्मीद कर रहे हैं आप? आरजेडी वालों से? कांग्रेस वालों से? ये लोग अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि ये इस चुनाव को नहीं जीतेंगे। सच में यकीन करिए, मुझे दया आती है इन दोनों दलों पर, मुझे दया आती है इस बात के लिए। दोनों जानते हैं कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हमारा एक विधायक नहीं पड़ेगा, परंतु तब भी अपनी छीछा लेदर कराने से जनता के सामने ये लोग बाज नहीं आते। मतलब ये उम्मीद जितना इनको, आप क्या चाह रहे हैं, ये अपना कैंडिडेट ना दें जनता को या भाजपा को या एनडीए को, इनको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही फुली एक्सपोज है संजय जी, जनता के सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने। एक सीट के लिए एक सीट का त्याग नहीं कर सकते। अरे भैया, हम तो वो लोग हैं एनडीए के लोग जो हमारी ज्यादा सीट हो तब भी हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना संरक्षक मान के उनको सीएम बनाते हैं, और वो और वहां पर भी एनडीए गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी प्रेम भाव के साथ भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी को बनाते हैं, सत्ता सौंपते हैं। हमारे यहाँ आपकी तरह कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ सत्ता की मलाई खाने के लिए कोई लड़ाई नहीं है, कोई निर्णायक लड़ाई। हमारे यहाँ नौकरी के बदले जमीनें लेने के लिए लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ कुछ और करने के लिए लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं और एक कार्यकर्ता को खड़ा करते हैं। संतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभिषेक भैया जो भी खड़े हुए हैं, मंडल के कार्यकर्ता से, मंडल अध्यक्ष से शुरू होके आज वो व्यक्ति यहाँ तक आया। तो हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, और ये जिस तरह की यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, दोनों के दोनों लोग हताशा और निराशा में बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि एक दूसरे के लिए इनके अंदर जज्बा हो कि कैसे एक दूसरे के लिए बलिदान किया जाए। एक सीट का, वो भी हारी हुई सीट का, मिलना तो नहीं है वो सीट, पर कम से कम ये बहुत गंदे तरह से एक्सपोज होने से बच जाएंगे। ठीक, कुमार, सौरभ की तरफ जा रहा हूं मैं, जरा मेरी ईपी में भी आवाज दीजिएगा। सौरभ जी, एक तरफ महागठबंधन है, आरजेडी उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, वो पिछला चुनाव हार चुकी है 2025 में और उनको 30% वोट पड़ा। एक तरफ बीजेपी है जो इस सीट पर लगातार जीतती चली आ रही है। नितिन नवीन की यह सीट है, बीजेपी का अवैध किला माना जाता है। पिछले चुनाव में 63% वोट पड़ा है बीजेपी को। आपने भी कोशिश की 2025 में, तकरीबन 5% वोट आपको मिला। अब सवाल बड़ा सीधा सा है, प्रशांत किशोर के चेहरे पर आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? सीट निकाल लेंगे, जो वोट परसेंटेज है उसको बेहतर कर लेंगे? हुए अभी 7 महीने हुए हैं। बिहार की जनता ने 3 जनादेश दिया। एक, भारतीय जनता पार्टी समर्थित गठबंधन को 202 सीटें दी, विपक्ष को 41 सीटें मिली, और हमें 18 लाख वोट और यह निर्देश मिला कि आप सड़क पर रहिए। अब 7 महीने के बाद आज इस उपचुनाव में क्या बदल गया है? पहली बात यह है कि जिनके चेहरे पर 2025 का चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, उनको अब कहां हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पिछले दरवाजे से सम्राट जी की सरकार बनी और 7 महीने में एज अ गृह मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अगर उनका कार्यकाल देखें तो बिहार में हत्या, जघन्य बलात्कार, मॉब लिंचिंग, प्रशासनिक हत्याएं और आर्थिक जो स्थिति है, बिहार की अर्थ की स्थिति, वो सबसे दयनीय है। आप देखिए, नीट छात्रा का मामला हो या बेगूसराय में गैंगरेप का मामला हो, नालंदा में मॉब लिंचिंग का मामला हो, या पांडव की प्रशासनिक हत्या दिल्ली में, या भरत तिवारी की प्रशासनिक हत्या बिलौटी में। और अहंकार इस प्रकार का है कि भाजपा की हमारी बहन
प्रवक्ता कह रही थी कि चुनाव किसी को लड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब लोग हार गए थे, तो भाई इनसे अनुमति ले लीजिए कि बाकी के दल नॉमिनेशन करें या चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। और देखिए सिंपल सा है विश्वास है कि इस चुनाव से संतोष दे देंगे, चाहे प्रशांत किशोर खड़े हो चाहे रेखा गुप्ता, वो तो उनका विश्वास है। सिंपल सा है संतोष जी, बिहार के मतदाताओं के बारे में मुझे जरा भी संशय नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत जाती है तो 201 से 202 सीट हो जाएगा, और गठबंधन भी अगर जीत जाती है तो उनका एक सीट बढ़ जाएगा, सरकार नहीं बन जाएगी उनकी। बिहार में जो ये निरंकुश शासन है उस पर अंकुश लगाने का एक मौका है बांकीपुर में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव की जब चर्चा हुई और भाजपा के एक बड़े नेता और मंत्री से जनता ने 6 महीने पहले इनको जब 202 सीटें दी, आप कह रहे हैं कि ये निरंकुश शासन है, इसका मतलब आप वोटर के मन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं? जी नहीं, मैं बता रहा हूं मैंने ऐसा क्यों कहा संतोष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पर टिप्पणी करना कि अभी इसी दौरान किसी ने पूछा एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री और बड़े नेता से कि प्रशांत किशोर जी की चर्चा सुन रहे हैं, तो ये कहा गया कि भाई ये सब कुछ फैक्टर नहीं है, यहां से कुत्ता बिलाई बानर को टिकट दे देंगे तब भी जीतेंगे। यानी बांकीपुर की जनता के बारे में जो सबसे प्रबुद्ध मतदान चुनाव क्षेत्र जिसको कहा जाता है, अगर आपका ये ओपिनियन है तो बिहार की जनता के बारे में क्या होगा? ये तो सर आपका नैरेटिव है ना, कहीं सत्ता का उन्होंने अगर अपने किसी कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष को अगर टिकट दिया है तो वो कोट कर रहा हूं, वो इसको इस तरह से पेश करेंगे कि वो एनडीए में एक जो कार्यकर्ता है उसको भी मौका मिलता है। आप उसको दूसरी तरह से नैरेटिव उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये लेट मी क्लैरिफाई, ऐसा है सर, ये नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव तब होता जब फिक्शनली मैंने ये लाइन कही होती। मैं टिप्पणी कर रहा हूं एक बयान पर। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या बदल गया है, 6 महीने 7 महीने पहले जनादेश तो मिला है। हम सवाल जनता के जनादेश पर उठा ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि 7 महीने में जिस प्रकार से आज 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलोमीटर आप स्टेट की सड़कों पर चलेंगे तो देना होगा, 1100 रुपए गांव में देना होगा। बिहार में स्थिति ऐसी है कि शिक्षा मंत्री 1130 करोड़ और मुख्यमंत्री 12,000 करोड़। तो अभी तो 4 महीने पहले बजट प्रस्तुत हुआ है बिहार में। आज बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है? और दूसरा, ठीक, एक जरा तस्वीर मेरे पास आ रही है, उस तस्वीर को ले लूं पहले मैं। से ज्यादा समृद्ध, एक आखिरी लाइन, बांकीपुर सबसे समृद्ध जो है विधानसभा में आता है। और चलिए उन 64 स्लम में जहां से नितिन नवीन जी स्वयं नगर विकास मंत्री रहे हैं, यहां से सांसद, यहां से नगर निगम, और हमारे साथ आप चलिए 112 में से 64 स्लम बांकीपुर में है और उनकी नारकीय स्थिति चल के देखते हैं। और हम ये सवाल किससे पूछें कि आज बांकीपुर की स्थिति 30 वर्षों के निरंतर शासन के बाद भी, ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद भी क्यों है? ठीक, आऊंगा आपके पास। अभी एक जो तस्वीर आ रही है बीजेपी ऑफिस पटना से, ये तस्वीर आ रही है, अभिषेक सिन्हा बंटी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और उम्मीदवार बनने के बाद ये पहली बार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के विश्वास पर खरा उतरने की उन्होंने बात कही है। पार्टी की ओर से भरोसा जताने पर उन्होंने खुशी जताई और ये उनके जिंदाबाद के नारे भी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इनका स्टेटमेंट सुनवा देते हैं, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहा है। मेरे ऐसा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, बिहार के नेतृत्व भरोसा किया है, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती होंगे? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं होंगे। अब जेडीयू की तरफ जा रहा हूं मैं। महेशदास जी, स्टेटमेंट सुन लिया आपके कैंडिडेट का, एनडीए के कैंडिडेट का, कह रहे हैं प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है। रेखा गुप्ता पर तो सवाल भी नहीं पूछा गया। देखिए संतोष जी, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, त्यागी हैं, बलिदानी हैं, और दूसरे तरफ आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गलतफहमी है, और तीसरे तरफ हैं परेशान किशोर के प्रवक्ता।
प्रशांत, पता नहीं क्या ये क्या क्या बोल गए हैं, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि एनडीए गठबंधन के तरफ से जो उम्मीदवार, अब हल्ला मत करिए भाई, अब हल्ला मत करिए, अब सुन लीजिए ना, प्लीज शब्द सही रखिए। परेशान किशोर है महेश जी, शब्दों का चयन ठीक करेंगे, शब्दों का चयन इस डिबेट में ठीक करते हैं, अपनी बात रखिए। लेकिन ये 2025 के विधान 2025 शब्द की मर्यादा संतोष जी 2025 के चुनाव में यही परेशान किशोर कहते चलते थे कि जेडीयू को 20 सीट से ज्यादा आएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज भी संन्यास नहीं लिए हैं। जब बाई इलेक्शन हो रहा है तो यहां से खुद उम्मीदवार हो गए हैं, तो बांकीपुर की जनता वहां से भी इनको अच्छे से रपेट के जगह पे पहुंचा देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संतोष जी कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार है अभिषेक बंटी जी, आप समझिए कि मंडल के कार्यकर्ता रहते हुए अभी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे और उसी विधानसभा के वासी भी हैं। पूरी बांकीपुर विधानसभा में जितना बूथ है, एक एक बूथ उनके नॉलेज में है। तो आप समझिए उस ग्रास रूट से निकला हुआ वर्कर को हम लोगों ने सम्मान दिया है। तो आप समझिए कि उस आदमी से मजबूत उस विधानसभा में कौन हो सकता है, जो उस विधानसभा में इतने लंबे समय से मंडल से लेकर के प्रदेश तक की राजनीति किया है। तो आप समझिए कि हमारे लिए सही बात है, उन्होंने सही कहा है कि कोई चुनौती नहीं है परेशान किशोर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल कैंडिडेट आपने उतारे हैं, जो वहां के और उनका जो चूंकि ग्राउंड से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, मंडल अध्यक्ष भी वो रहे कार्यकर्ता के तौर पर, अब आप उनको प्रत्याशी बना रहे हैं, तो ये उनका प्लस फैक्टर है। निश्चित तौर पे अरुण मेहता जी की तरफ जा रहा हूं मैं। विधानसभा में जितना बूथ होगा उनको पूरी जानकारी है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बांकीपुर की जनता विकास के साथ जाएगी। ये लोग सिर्फ गुमराह करने वाले लोग हैं और आपने देखा भी होगा कि इंडिया अलायंस नाम का तो कोई चीज है नहीं, ये आपको अभी स्क्रीन पे भी पता चल गया होगा। तो जनता तो बहुत होशियार है, जनता को समझ में आता है कि जनता को किसके साथ जाना है। हमारे भलाई के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, बांकीपुर विधानसभा की तरक्की के लिए किसको चुनना है। इन लोगों को गलतफहमी है। अरुण जी को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। की जनता उस गलतफहमी को अरुण जी, ये जो उपचुनाव है इसकी तस्वीर उतनी साफ है जितनी बीजेपी बता रही है, या उतनी उलट जाएगी जितना जनसुराज दावा कर रही है, या फिर उतनी ताकत के साथ महागठबंधन मैदान में उतर रहा है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जितनी ताकत की जरूरत थी? देखिए, उपचुनाव जब भी हुआ है तो सत्ताधारी जो सत्ता में पार्टी होती है मोस्टली वो वही जीतती है, ऐसा देखा गया है हमेशा। लेकिन बीजेपी के साथ पिछले कुछ समय से छोड़ दें तो पहले उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। बांकीपुर कुछ अलग सीट है, जो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, पिछले 30 सालों से बीजेपी जीतते आई है। नितिन नवीन जब भी यहाँ चुनाव लड़े हैं तो जो विपक्षी पार्टी से कैंडिडेट रहा या जो कैंडिडेट हारे हैं, लगभग उतने वोटों से वो जीते हैं। अंतर जो है उतना ही अंतर रहा है जितना कि उसका रनिंग कैंडिडेट जितना वोट लाया है उतना वोट से वो जीते हैं। तो अभी इस बार जबकि उपचुनाव हो रहा है तो चर्चाएं ज्यादा इसलिए हो रही कि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर जनसुराज के अध्यक्ष भी, जनसुराज के से मजबूत कैंडिडेट भी है। दूसरी तरफ जो बात है कि एक स्ट्रेटेजिक है, चुनाव की रणनीति बनाते हैं, रणनीति बनाना और चुनाव लड़ना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं और इसलिए थोड़ा चर्चाएं ज्यादा हो रही है। और अगर बीजेपी की बात अगर करें इस सीट पर तो पिछली बार जो रेखा गुप्ता लड़ी थी तो पिछली बार का भी अंतर अगर आप अभी बता ही रहे थे कि लगभग जो है 46,000 वोट लाई थी और अंतर उतना ही था लगभग कि जितना नितिन नवीन को मिले थे 58,299 वोट, रेखा गुप्ता को मिले थे 46,363 वोट, वंदना कुमारी जो कि जनसुराज की कैंडिडेट थी उन्हें मिले थे 7,717 वोट और हार का जो अंतर था यानी कि 51,936 वोटों से जीते थे
जो वोट उन्हें मिले थे 46,000 समथिंग, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा मार्जिन रहा है रेखा गुप्ता और नितिन नवीन के बीच जीत का अंतर। संतोष जी जो डेटा आप देखेंगे 2006 से जब से नितिन नवीन चुनाव जीत रहे हैं, लगभग 60% से अधिक वोट उनको मिला है। और इस बार जब बीजेपी यहां से फिर से चुनावी मैदान में है, तो दो बातों को लेकर चर्चा। पहले तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसलिए चर्चा में लाई है इसको कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सीट को छोड़ करके गए हैं उस सीट पर चुनाव हो रहा तो कौन जीतता है। दूसरा, प्रशांत किशोर आए हैं, तो प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, इसीलिए चर्चाएं ज्यादा हो रही है। भाजपा अगर ढंग से जैसे पहले लड़ते आई है उसी तरह से लड़ेगी तो फाइट तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में है। हाँ, देखकर ही ऐसा लगता है। असितनाथ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। असितनाथ तिवारी जी, आपने पत्रकार के तौर पर घूमते हुए पता चल रहा है, जो डेटा दिया था वो बहुत सटीक डेटा दिया था, इसीलिए मुझे रिसर्च भी करनी पड़ी। आप कह रहे हैं कि 3 बार कांग्रेस इस सीट पर जीत चुकी है। 1995 से पहले का कांग्रेस ने 3 बार यहां पर जीत दर्ज की। 1995 के बाद से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। आरजेडी का दावा यह है कि पिछली बार जो 2025 में चुनाव हुआ है, तकरीबन 50,000 के आसपास वोट मिले उनके कैंडिडेट को, रेखा गुप्ता को। तब हालांकि तब उन्होंने रेखा कुमारी के नाम से उनको जनता के सामने किया था। और अब जो मैंने डेटा निकाला, जीत का अंतर जो है नितिन नवीन यानी कि दोनों के फर्स्ट कैंडिडेट जो विनर है, जो रनर है रेखा गुप्ता, उनके बीच में जो मार्जिन है वो 52,000 का है। संतोष जी, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब राम मंदिर में चोरी नहीं हुई थी। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भारत भूषण तिवारी की सरकार के द्वारा हत्या नहीं करवाई गई थी। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि सरकार बिहार को लूट पाट के बर्बाद कर चुकी है और बिहार पर आर्थिक विपत्ति आ चुकी है। ये 3 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण है इस मामले में, और जानिए। और मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि ये तीनों फैक्टर इस बार चुनाव में काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से किसी बड़े चेहरे को इसीलिए नहीं उतारा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये संदेह है कि हम चुनाव हार सकते हैं, और अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव हारेगा तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी से हैं और रेखा गुप्ता जी आरजेडी से हैं। देखिए, प्रशांत किशोर सवर्ण है, ब्राह्मण है। इस क्षेत्र में तीसरी बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है, भूमिहार आबादी भी बहुत बड़ी है। राम मंदिर में चोरी की घटना से जो भाजपा का कोर वोटर है उसमें बड़ी नाराजगी बढ़ी है, और बड़ी ये नाराजगी भी चुनाव में दिखेगी। प्रशांत किशोर अपनी जाति और भूमिहार जाति में निश्चित तौर पर अच्छा खासा वोट पाएंगे। तो अगर प्रशांत किशोर अपनी जाति में 50% भी सेन लगा लेते हैं ब्राह्मण भूमिहार में, एक मिनट से रुक जाइए, और राम मंदिर चोरी की घटना से नाराज लोगों में थोड़ी सी भी जगह बना लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेखा गुप्ता ऐसे ही जीत जाएंगी। इसीलिए भाजपा ने वहां एक नए चेहरे प्रशांत किशोर को मिलेगा और फायदा रेखा गुप्ता को होगा। हाँ, प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वो किसका काटेंगे? भाजपा का काटेंगे ना। ब्राह्मण किसका वोटर है? भाजपा का वोटर है। भूमिहार किसका वोटर है? भाजपा का वोटर है। इसका विश्लेषण ऐसा भी तो हो सकता है कि राम मंदिर जो मुद्दे आप बता रहे हैं उसकी नाराजगी का फायदा प्रशांत किशोर को। राम मंदिर चोरी से जो लोग नाराज है वो किसके वोटर हैं? तो फिर आप असितनाथ तिवारी जी, कांग्रेस फिर प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात क्यों कर रही थी फिर, जब ये वोट काटेंगे जीतेंगी रेखा गुप्ता? ऐसी कोई बात नहीं की थी कभी। आप ही के नेता हैं। नहीं, कांग्रेस ने अभी ऐसी कोई बात नहीं की थी जी। आप ही के नेता ने स्टेटमेंट दिया था जो आरजेडी से कांग्रेस में आए। देखिए, मैं बता देता हूं, ऋषि मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एक सुझाव दिया था। यह नहीं कहा था कि हमने समर्थन दिया है, उन्होंने एक सुझाव के तौर पर, और पार्टी के एक कार्यकर्ता को अधिकार है सुझाव देने का। हम आपसे भी सुझाव मांग सकते हैं, एक पत्रकार है, हम आपसे भी इसमें सुझाव मांग सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया था, उन्होंने पार्टी का फैसला आपको नहीं बताया था, एक सुझाव था। मैं बस एक समीकरण पर एक चर्चा कर रहा था कि अगर
राम मंदिर चोरी से नाराज लोग भाजपा से नाराज होंगे तो कहां जाएंगे भाई? आरजेडी जाएंगे, प्रशांत किशोर की तरफ आएंगे। भरत भूषण तिवारी हत्याकांड से नाराज लोग कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है कि वो भी इधर ही आएंगे। ये किसके वोटर है? ये सारे भाजपा के वोटर हैं। तो भाजपा का वोट जब बंटेगा तो नुकसान किसको होगा? भाजपा को होगा। और इसीलिए अभिषेक बंटी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। भाजपा जानती है कि वो हार रही है, तो चलो एक छोटा चेहरा उतार देता है, हार भी जाएंगे तो बड़ी फजीहत नहीं होगी। अनामिका जी, आप जब एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की बात कह रहे थे, आप जब एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने का दम भर रहे थे, उसके उलट असितनाथ तिवारी जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि आप दरअसल इसलिए अभिषेक बंटी को आगे कर रहे हैं ताकि अगर आप हार जाइएगा तो फिर दोष मढ़ने में आसानी होगी या फजीहत कम होगी। मैं सुन रही थी तिवारी जी को, यद्यपि बोलते ठीक से हैं, परंतु मुझे लगता है मनगढ़ंत सपने वो देखते रहते हैं। और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जमीन पे लड़ने की बजाय वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कहीं कोई मुद्दा हो, जैसे कि वो राम मंदिर में चोरी को भाजपा के विरुद्ध किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वो इस मुद्दे का इंतजार कर रहे थे। जहां तक राम मंदिर में चोरी का विषय है, उसके लिए जो जिन पे थोड़ा भी जिनके विषय में सोचा गया उन्होंने इस्तीफे दिए और उसकी न्यायिक जांच चल रही है। आप इतने खुश क्यों हैं? आप तो राम मंदिर बना था तब भी खुश नहीं हुए थे, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग। आप इतने खुश क्यों? जहां तक भारत के या बांकीपुर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बात है या मतदाताओं की बात है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बहुत छोटे से मुद्दों से के भटकाने से और भटकाए जाने से वो कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि राम मंदिर हमारी आस्था है, वो सनातन है और एक भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहने के लिए, एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। और मुझे हास्यप्रद लग रहा था और मुझे दुख लग रहा था उनकी मानसिकता पर, जब वो हमारे भाई अभिषेक का, इसलिए एक तरफ आप कहते हैं आप हमारी 2025 की लिस्ट उठाइए। संतोष भाई, आप एक बार, संतोष जी एक बार लिस्ट उठाकर देखिए, हमने किन किन जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने सोचा भी नहीं था उन्हें टिकट दिया गया, आप एक बार लिस्ट उठा के देख लीजिए। बख्तियारपुर से किसे टिकट दिया गया, जिनके कभी सोचा नहीं था, और ऐसे तमाम लोग। तो हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता को उठा के टिकट दे देना, किसी को मंत्री बना देना, किसी को मुख्यमंत्री बना देना, हमारे लिए उसकी मेहनत का प्रतिफल उसे दिया जाता है। और इनकी तरह नहीं होता है कि तय किया जाता है कि कौन किसका खास है और एक परिवार को सारी चीजें दी जाती है। मैं सुन रही हूँ उनकी अनर्गल बातें, अनर्गल बात। आप किसी की मृत्यु को, भरत तिवारी जो हमारे मृतक हैं स्वर्गीय, उनकी मृत्यु को आप एक मुद्दा कहते हैं, वो एक दुखद है प्रशासन की गलती के साथ, उसमें प्रशासन की चूक हुई है। हाँ, उसमें प्रशासन की चूक हुई है, तो विपक्ष के लिए तो वो मुद्दा बनेगा ना। और उसके लिए आदरणीय हमारे जो सीएम है, उन्होंने उसके लिए जांच बिठा दी है। अभी मैं अपने भाई को सुन रही थी, जन स्वराज के, जो कह रहे थे पिछले दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री, आप लोग जन स्वराज में आप लोग जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बेहतर करिए, जबरदस्त मुद्दों को पैदा करिए, जमीन पर लड़ाई लड़िए, सच बोलिए, अनर्गल प्रलाप मत करिए। वो एक चुने हुए विधायक हैं और वो एक विधायक दल के नेता बने तब वो मुख्यमंत्री बने, ये भारत का संविधान है। पर आपको तो, चूंकि आप लोग जो है इतने बुद्धिजीवी हैं कि जन स्वराज के लोग तो संविधान से भी ऊपर हैं, वो तो ये कह देते हैं कि भाई ये सब नहीं चलेगा, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपसे फिर से डिबेट करेंगे संतोष जी, हम जब चुनाव का परिणाम आएगा। और मैं फिर आपको कह रही हूँ, आदरणीय नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद भी कितनी मेहनत से जमीन पे खड़े रह के उन्होंने माखीपुर में काम किया है, उस काम को जनता ने याद रखा है। और अभिषेक भैया को भी जनता ने काम करते हुए देखा है एक लंबे समय से, और वहां का एक एक कार्यकर्ता कितना, मतलब हास्यप्रद था मेरे लिए ये कहना, बड़े चेहरे को नहीं उतारा। किसको आपके हिसाब से उतारना चाहिए था, बताइए, आप बता दीजिए बड़ा चेहरा, क्योंकि हम कहीं से लाके किसी को नहीं उतारते हैं। हमारा मैं सौरभ जी की तरफ जा रहा हूं। कार्यकर्ता होता है उसको हम संतोष जी देते हैं। यही मुझे बता दें कि बाकीपुर में और किस चेहरे को दिए जाना। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चित्रंजन जी आपके पास आऊंगा। सौरभ जी। संतोष जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सही कहा बहन ने, कि वो चुने हुए विधायक हैं। आज भी बिहार की जनता इस बात पर कोई शक नहीं कर रही है। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि 2025 का नारा क्या था, 2025 से 30, फिर से नीतीश। तो ये इस पर जनादेश है आपका, और इस पर प्रश्न चिन्ह है कि आप पिछले दरवाजे से हैं। दूसरी बात, मैम, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, सामान्यतः अनामिका जी आपको मौका दूंगा, इंटरप्ट नहीं करता। अनामिका जी आपको मौका दूंगा। तो मेरे ख्याल से इतना हम में होना चाहिए कि एक दूसरे की बात सुने। लोकतंत्र यही है। एक मिनट, एक सेकंड। दूसरी बात आपने कही, भरत भूषण तिवारी जी की प्रशासनिक हत्या। देखिए, बार बार जनसुराज ने यही कहा कि सिर्फ गोली चलाने वाला नहीं, गोली चलाने के आदेश देने वाले पर भी कार्रवाई हो। आप जो है गृह मंत्रालय की जांच हो, डीजीपी की जांच हो, एडीजी एसटीएफ की जांच हो, डीआईजी और एसपी की जांच हो।
और सौरभ तीसरी जी, बात है कि अभी इसमें अभी तक इस दिन तक संतोष जी ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरप्ट हो जाएगा। ऐसा है कि एज ऑन डेट बहन आप मुझे बता दीजिए कि बिहार सरकार के भारतीय जनता पार्टी से कौन से बड़े नेता और मंत्री भरत भूषण तिवारी के घर गए हैं, पांडव के घर गए हैं, नीट छात्रा के घर गए हैं, बेगूसराय बाढ़ रेप पीड़िता के घर गए हैं, मुझे बता दीजिए आप यहां इस नेशनल चैनल पर। तो ये सत्ता का अहंकार है कि आप उस प्रशासनिक हत्या के बाद परिजन के आंसू पोंछने भी नहीं जा रहे। के मैटर को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। जनसुराज से कौन कौन गए? असितनाथ तिवारी जी का सवाल नहीं, पांडव की हत्या हुई, पांडव की हत्या हुई, असितनाथ तिवारी जी आंसू पोंछने गए थे। असितनाथ तिवारी जी का सोशल मीडिया अकाउंट आप देखेंगे, लगातार वो इस पर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ बैठ के कम से कम 10 डिबेट में सवाल पूछे, इसलिए उनका इस पर सवाल पूछना जायज था। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का अगर वहां दौरा हुआ है तो मुझे बताइए। पांडव की हत्या हुई, प्रशांत किशोर यहां कारगिल चौक से जंतर मंतर तक गए, नीट छात्रा के मामले में एसआईटी का गठन प्रशांत किशोर जी जहानाबाद गए तब हुआ, बेगूसराय रेप के मामले में गए, नालंदा में जो मॉब लिंचिंग हुई उसमें हुआ, और यहां भी भरत भूषण तिवारी की हत्या के बाद गिरफ्तारी और एफआईआर तब हुई जब प्रशांत किशोर गए। तो विपक्ष के तौर पर आज यही बाकी परिवार से मिलने गए थे ये है कि एक विधायक से बिहार के मुद्दों। सौरभ जी परिवार से मिलने पहुंचे थे? हम पहुंचे थे, न्यूज 18 का कैमरा वहां था। प्रशांत किशोर सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी गए थे, प्रशांत किशोर जी गए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था, पूरा नेशनल रीजनल मीडिया ने कवर किया, और फिर कह रहे हैं देखिए दर्द होने लगा बगल में बैठे हुए, इनको बोलने नहीं देंगे हम, मेरा शर्त है इसके बाद ये बोल नहीं पाएंगे। मैं कह दे रहा हूं मैं उदंडता नहीं करता हूं संतोष जी, मैं उदंडता नहीं करता हूं, इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, एक लाइन मेरा इंपॉर्टेंट है कि देखिए बांकीपुर चुनाव में तो बॉस मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं बोल रहा हूं यहां अभी मेरे पास 3 मेहमान बचे हुए हैं, समय मेरे पास है, प्लीज नहीं है एक सेकेंड, अब हम उसमें आपसे नहीं बहस करना चाहते। देखिए बांकीपुर के सामने आज यही है कि 201 सीटें हैं एनडीए गठबंधन के पास और 41 सीटें हैं विपक्ष के पास। प्रशांत किशोर अकेले 242 पर भारी होंगे और बिहार के मुद्दों को न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में भी कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, और इसमें सम्राट जी के समर्थन वाली भाजपा को छोड़कर भाजपा का भी, एनडीए का भी, जदयू के लोगों के साथ जो नीतीश कुमार जी के साथ धोखा हुआ, या महागठबंधन के लोगों का भी जात धर्म राजनीति विचारधारा से परे हटकर समर्थन मिल रहा है बांकीपुर में। एक मिनट में आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद जा रहा हूं। इसीलिए प्रत्याशी ने कहा कि जनसुराज है, महागठबंधन कहीं करना चाह रहे हैं, जल्दी से 1 मिनट में कीजिएगा जी महेश जी, उसके बाद आ रहा हूं चित्रंजन जी आपके पास। देखिए संतोष जी, जिस तरीके से विपक्ष के प्रवक्ता अपने में उलझे हुए हैं, तो हम लोगों को इनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। हमारा लड़ाई है कि हम अपना मार्जिन और 51,000 से ऊपर कैसे ले जाएं, क्योंकि हमारा कैंडिडेट को पता होगा कि बांकीपुर विधानसभा में कितना बूथ होगा, इनको नहीं पता होगा। अरे परेशान किशोर के प्रवक्ता कम से कम सुनने की भी क्षमता रखिए। आप हल्ला कर रहे थे कि राम मंदिर में चोरी हो गया, अरे एसआईटी गठित हो गया है, जो भी लोग चोरी किए होंगे वो जेल के सलाखे में होंगे, भरत तिवारी के हत्या में जो भी लोग संलिप्त होंगे जुडिशियल कमीशन बैठाया गया है, जो भी लोग होंगे उसमें जेल जाएंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप अपना परेशान किशोर का जाके बूथ संभालिए ना। वहां बिहार के जनता ने 2025 में तो आपकी सरकार बना दी, 2025 में तो चित्रंजन जी की तरफ जा रहा हूं, सरकार बना दी। चित्रंजन जी की तरफ जा रहा हूं। एक विधानसभा में लड़ के चाहते हैं कि यहां से सरकार बना लेंगे, अरे यहां से भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। चिंता मत करिए, बांकीपुर की जनता बहुत समझदार है। आपको ऐसे ही जिस तरीके से परेशान किशोर परेशान थे ना 2025 के चुनाव में, बांकीपुर के चुनाव से भी आपको आउट ही कर दिया जाएगा। चिंता मत करिए आप। अब मैं चित्रंजन जी की तरफ जा रहा हूं। चित्रंजन जी समझदार है, आपके हल्ला आपका जो कैंडिडेट है अनर्गल करने से आरजेडी कोई किसके फायदा खिलाफ नहीं है। आदरणीय लड़ाई की तैयारी कर रही है? बीजेपी के खिलाफ से ही या प्रशांत किशोर के खिलाफ? महेश जी
मैंने कहा था कि 1 मिनट में आप अपना काउंटर पूरा कीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा दोबारा से भी आपके पास। चित्ररंजन जी, आपकी जो बांकीपुर में लड़ाई है वो किसके खिलाफ है? बीजेपी के खिलाफ या फिर प्रशांत किशोर के खिलाफ? प्रशांत किशोर आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं? उनको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर हमारे सामने नहीं है। आपने 2025 के चुनाव में आपने देखा है कि कितना वोट हमको आया है और कितना वोट जो है सो विनिंग जोड़ रहे हैं भाजपा की उनको। अभी जो स्थिति है 2025 में किस जंग से इन्होंने 202 सीट पर जीत हासिल की, मैं उन तथ्यों में नहीं जानना चाहूंगा, बहुत बार उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से आशीष जी ने जो बात कही है उसका मैं समर्थन करते हुए अभी का मैं तमाशा दिखा रहा हूँ। जनता दल के जो प्रवक्ता हैं क्या कर रहे हैं? बस जय हो भाजपा कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। तो यह तानाशाही मानसिकता जो है भाजपा का और जनता दल का जो आत्मसमर्पण है भाजपा के सामने में, असितनाथ तिवारी जी क्या कर रहे हैं? दुखी हैं, अरे चुप बलिदानी है, त्यागी है। कहाँ है अब फिर से फ्रेंडली फाइट कैसे हो जाए? समय कम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपके पास आऊं, आपका लेने काउंटर, तब तक चित्ररंजन जी की बात को पूरा कीजिए। चित्ररंजन जी को मैंने बहुत वेट कराया है। यात्रा पे गए हैं, अरे यार क्या बांकीपुर विधानसभा बाकी सभी की आवाज डाउन रखिएगा, जरा चित्ररंजन जी की आवाज को आप रखिएगा। सभी की आवाज डाउन, चित्ररंजन जी की आवाज को आप रखिएगा। मुख्यमंत्री बन गए सम्राट जी, उसके बावजूद भी बेशर्मी के साथ बहस कर रहे हो यार। थोड़ा सा तक जो है लाशरम रखो। संतोष जी, आशीष जी ने सही कहा कि भाई 2025 में आपने वोट लिया नीतीश जी के नाम में, आज जनता दल खत्म है, कहीं नहीं है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है, जैसे अब अशोक चौधरी को भेज दिया गया वहां पर भरत तिवारी के यहाँ भाजपा को चेतावनी के रूप में। तो यह जो स्थिति है, स्थितियां जो बदली हुई है, काफी स्थितियां बदल गई है। अब जो है सो देखिए, सबसे बुद्धिजीवियों का क्षेत्र माना जाता है यह। और यह जो कारण कितना वोट थे, तो पहले भी यहाँ पर जो है सो 1962 में जब पटना पश्चिमी था तो केवी शाह एक तरफा जीत उनको हुई थी। उनके विरोधी को जो है सो 3 या 4% वोट आया था, और वही 67 में रिजल्ट उल्टा हो गया। तो ये भरम में ही लोग हैं कि 2025 में इतना के मार्जिन से जीते। ठीक, अनामिका जी कुछ कहना चाह रही थी। अनामिका जी 30 सेकंड में अपनी बात, उसके बाद अरुण मेहता जी के पास जा रहा हूं मैं। नहीं, सुन लीजिए। अब संतोष जी सबको समय देते हैं, जब मैं बोलना शुरू करता हूं मैंने इसीलिए आपको बिना इंटरप्ट किए हुए समय दिया। मैंने सभी की आवाज डाउन करा रखी थी, पर वो नहीं मानेंगे। समय देखना लीजिए। समय मेरे पास भी समय कम है सर। तो मेरे पास नहीं समय है तो नहीं बुलाइए। अब आप ऐसे नाराज हो जाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? दिलवाना है राजद का कोई आपके यहाँ गिनती है नहीं है तो क्या बुलवाते हैं राजद को? नहीं बुलवाइए सर, समय कम है, इसीलिए आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब लड़ने में समझ आया कर देंगे। आपने ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जा रहा हूं अनामिका जी के पास। कर लीजिएगा आप अपनी बात कंप्लीट। देखिए, 2025 से स्थिति बदली हुई है। नीट का मामला देख लीजिए, भरत तिवारी का मामला देख लीजिए, और देख लीजिए जो भ्रष्टाचार का जो लवादा ये लोग हुए थे कि हम सुशासन की सरकार है। अभी जो आया स्टैंडर्ड वाला मामला, सारा भेद खुल गया। किस ढंग से उसमें बड़े पदाधिकारियों को बचाया गया, किस ढंग से सरकार जो है अखंड जुड़ी हुई है भ्रष्टाचार के मामले में। केवल घोषणाएं होती है, जमीन पर कुछ है ही नहीं। सरकार का दिवाला बोल गया। आप जो है ठीक, अरुण जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, उसके बाद अनामिका जी आपका रिएक्शन दूंगा। अरुण जी को आप स्क्रीन पर रखिएगा, अब समय कम है मेरे पास सर। टैक्स जोड़ने जा रहे हैं। अरुण जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। स्थितियां काफी बदल गई हैं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या जो है सो विकास का मामला हो, अरुण जी की आवाज को आप रखिएगा जरा। अरुण जी, इसलिए स्थितियां बदल गई है। और बाकी मुख्य लड़ाई किसके बीच में देख रहे हैं आप बांकीपुर में? राजद के उम्मीदवार भारी मैं तो बता ही रहा हूं कि उपचुनाव वैसा उत्साह वाला माहौल नहीं रहता जैसा सामान्य चुनाव में रहता है। और इस बार चर्चाएं तो बताया प्रशांत किशोर जी के आने के बाद इस सीट पर ज्यादा हो रही है, लेकिन रेखा गुप्ता, प्रशांत किशोर या फिर जो है भाजपा से अभिषेक जी, इन तीनों के बीच फाइट दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन भाजपा
जब चुनाव लड़ती है तो पता ही आपको कि किस हिसाब से लड़ती है। ऐसे प्रशांत किशोर अभी आए हैं, खुद से लड़ रहे हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि एक चुनाव का स्ट्रेटेजी बनाना और चुनाव लड़ना, ये दो तरह की बात है। अनामिका जी, दोनों अब अपनी अलग बात अलग कंप्लीट चीजें कीजिएगा जल्दी से। कितना इम्पैक्ट होगा ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन संतोष जी, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि अनामिका जी तो कह रही है चुनाव नहीं लड़े। मैं तो चाहती हूँ चुनाव लड़े, प्रशांत जी भी लड़े, आरजेडी का एक प्रत्याशी भी चुनाव लड़े, ताकि फाइनली एक्सपोज हो। दूसरी बात, ये बार बार मुद्दों की बात करते हैं क्योंकि इनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई विचारधारा नहीं और मुद्दा नहीं। तो ये प्रतीक्षा करते हैं कि कोई चुनाव आएगा जिसमें कोई मुद्दा होगा। किसी की मृत्यु इनके लिए एक मुद्दा है, किसी के बेटे की मृत्यु इनके लिए एक मुद्दा है, भाई भरत तिवारी की, किसी के नीट छात्रा की एक इतनी उसके साथ बुरा हुआ उस बहन के साथ, वो एक मुद्दा है। तो जिनके लिए चुनाव में ये चीजें मुद्दा होती है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर होता है, एजुकेशन होता है, बेरोजगारी होती है, ये तो मुद्दे होते हैं। दूसरा विषय बार बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए कहते हैं, अरे भाई आपको इतनी क्या तकलीफ हो रही है आदरणीय नीतीश ठीक, कुमार मेरे जी पास समय कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर माहौल कितना जबरदस्त होता जा रहा है और प्रशांत किशोर के बांकीपुर में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद, उनके उम्मीदवारी के बाद ये मुकाबला जिस तरह से त्रिकोणीय होता जा रहा है, उसने माहौल को किस तरह से गरमा दिया है, ये सबके सामने। बहस बिहार में फिलहाल